नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीधर पांडे ई शिक्षाविद सौरभ प्लेटफॉर्म की तरफ से आज आप लोगों को इतिहास विषय में प्रश्नोत्तर कराऊंगा, जिसके बारे में हमने पिछले दिनों में पढ़ा था मगध साम्राज्य के बारे में। मगध साम्राज्य, तो प्रश्नोत्तर में आज देखते हैं। कुछ प्रश्न आपके सामने लिखे गए हैं जिसके बारे में आज आपको बताएंगे, डिस्कशन भी करेंगे प्रश्न के बारे में। तो पहला प्रश्न है, मगध साम्राज्यवाद की शुरुआत किस वंश को जीतकर हुई थी? पहला प्रश्न, मगध साम्राज्यवाद की शुरुआत किस वंश को जीतकर हुई थी? नहीं, मगध साम्राज्य किस जनपद को जीत के हुई थी? मगध साम्राज्यवाद की शुरुआत किस जनपद को जीतकर हुई थी? तो जैसा कि आपको बताए थे, पहला वंश हर्यक वंश था। हर्यक वंश के राजा पहले जो संस्थापक थे बिंबिसार, उन्होंने अंग देश को जीतकर मगध साम्राज्यवाद की शुरुआत किए थे। पहला जो प्रश्न है उसका उत्तर होगा अंग। दूसरा प्रश्न देखते हैं, मगध पर सर्वप्रथम किस वंश का शासन था? मगध पर लिखिए इसको, मगध पर सर्वप्रथम किस वंश का शासन था? तो आपको बताए थे पुराणों के अनुसार और बौद्ध साहित्यों के अनुसार, पुराणों के अनुसार बताया गया था कि मगध पर सबसे पहले वीरदत्त वंश का शासन था। लिख देते हैं क्लैरिटी के लिए। वीरदत्त वंश का शासन था पुराणों के अनुसार, और बौद्ध साहित्यों के अनुसार पहले हर्यक वंश का शासन था। जो बौद्ध धर्म वाला है वो मान्यता प्राप्त है, वही प्रमाणिक है। तो इस प्रश्न का जवाब कि मगध पर सर्वप्रथम किस वंश का शासन था का उत्तर होगा हर्यक वंश। किस शासक को काशी दहेज में प्राप्त हुआ था? विकास जी, आपकी आवाज यहाँ तक आ रही है। किस शासक को काशी दहेज में प्राप्त हुआ था? तो आपको बताए थे कि मगध वंश के जो संस्थापक बिंबिसार थे, उन्होंने वैवाहिक 3 संबंध बनाए थे, ठीक है, जिसमें से एक संबंध था कौशल, और कौशल देश की रानी जी थी महाकौशला, उन्हीं के साथ दहेज में इनको मिला था काशी। तो क्या होगा इसका उत्तर? किस शासक को मिला था? तो उत्तर होगा बिंबिसार को मिला था। ठीक है दोस्तों, बिंबिसार। कुनिक किस का उपनाम था? कुनिक अजातशत्रु का उपनाम था। जो एक्सप्लेन करने लायक क्वेश्चन है उसको आपको एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें कहानी चाहिए, जरूरी है तथ्य को याद रखने के लिए। जो सीधा है उसको बता देंगे सीधे। सैन्य किसे कहा जाता था? आपको बताया गया था कि बिंबिसार अस्थाई सेना की भर्ती करते थे, इसी वजह से बिंबिसार को सैन्य कहा जाता था। तो इसका उत्तर होगा बिंबिसार। बुद्ध की मृत्यु के समय मगध का राजा कौन था? बुद्ध की मृत्यु के समय आपको बताए थे बुद्ध की मित्रता थी बिंबिसार के साथ, और बुद्ध समकालीन भी थे अजातशत्रु के। तो लेकिन अजातशत्रु के समय में बुद्ध की मृत्यु हुई थी, और फलस्वरूप प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। तो बुद्ध की मृत्यु के समय मगध का राजा कौन था? ये जितने प्रश्न आपको लिखा है वो सब परीक्षा में पूछे जाते हैं अक्सर। तो मगध का राजा उस समय कौन था? तो क्या लिखेंगे? अजातशत्रु। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रथम बौद्ध सम्मेलन किसके समय में हुआ था? कब हुआ था? कहाँ पर हुआ था? बाकी इससे संबंधित और भी प्रश्न होता है कि इसका अध्यक्ष कौन था, तो ये आपको तब बताएंगे जब बौद्ध धर्म के बारे में आपको बताया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही कि प्रथम बौद्ध सम्मेलन किस राजा के समय में हुआ था? तो अजातशत्रु के समय में इनकी मृत्यु हुई थी, तो अजातशत्रु के समय में ही प्रथम बौद्ध सम्मेलन हुआ था। तो सन क्या था जब बुद्ध मरे थे? 483 ईसा पूर्व हुआ था। राजा कौन था? अजातशत्रु। और कहाँ पे हुआ था? राजगृह इनकी राजधानी हुआ करती थी उन दिनों, राजगृह में हुआ था। तो ये प्रश्न कि प्रथम बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ था, 483 कब हुआ था, कहाँ हुआ था, किस राजा के समय में हुआ था, ये तीनों का उत्तर है। अजातशत्रु के समय में बुद्ध की मृत्यु हुई थी,
और उसी समय में 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु राजा थे, उस समय मगध के राजगिरी में हुआ था। राजगिरी उनकी उन दिनों राजधानी हुआ करती थी। अगला प्रश्न है कि वज्जी संघ का विलय मगध में किसके समय में हुआ था? कुछ राज्यों का विलय हुआ था। वज्जी संघ का इतिहास आपको बताए थे कि अजातशत्रु के समय में वज्जी संघ पर आक्रमण हुआ था, जिसमें जो मुख्य जिसने नेतृत्व प्रदान किया था, जो कि बहुत फेमस रहे उस युद्ध के दरमियान, उनका नाम था मंत्री वत्सकार। ठीक है। और 2 हथियार रथ मूसल और महाकंटक शिला का उपयोग हुआ था, जो इस युद्ध को जीतने में काफ़ी हद तक मगध की मदद किया था। तो वज्जी संघ का विलय किसके समय में हुआ था? इसका सीधा उत्तर आ जाएगा अजातशत्रु। फिर है अवंती महाजनपद का विलय मगध में किसके समय में हुआ था? अवंती महाजनपद मगध में जब हर्यक वंश का शासन था उन दिनों, तो अवंती महाजनपद के संबंध काफ़ी अच्छे थे, क्योंकि आपको बताया था कि बिंबिसार के मित्र हुआ करते थे चंड प्रद्योत। ठीक है, उन दिनों संबंध अच्छे थे। लेकिन जब समय आया नागवंश की शुरुआत हुई और उनके संस्थापक शिशुनाग के समय में अवंती महाजनपद का विलय कर लिया गया था। फलस्वरूप उनकी राजधानी भी बदली गई थी, राजधानी उनकी वैशाली कर दी गई थी। बाय द वे, प्रश्न का उत्तर क्या होगा? अवंती महाजनपद का विलय किस समय मगध में किया गया था, या किसके समय में, किस राजा के समय में किया गया था? तो क्या लिखेंगे? शिशुनाग। इसी समय राजधानी बदल के वैशाली भी कर दी गई थी। फिलहाल राजधानी वाला बात आपको फिर से बताएंगे आज प्रश्नोत्तरी में। फिर है अगला प्रश्न है कि सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का राजा कौन था? काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिकंदर के समय में, सिकंदर यूनानी था, आपको बताए थे। 4वीं सदी ईसा पूर्व में सिकंदर का आक्रमण हुआ था। उस समय मगध का राजा कौन था? तो घनानंद नंदवंश का शासक था। नंदवंश के संस्थापक महापद्मनंद थे। ठीक है दोस्तों, और भी प्रश्न है तो एक बार फिर से आपको रिपीट कर देते हैं सारा प्रश्न। अगर कुछ छूटा हो, जो याद ना आ रहा हो, या फिर कोई ऐसा शब्द हो जो आपको क्लियर ना हो रहा, तो बता देते हैं फिर से। मगध साम्राज्यवाद की शुरुआत किस जनपद को जीतकर हुई थी? तो इसका उत्तर है अंग। मगध पर सर्वप्रथम किस वंश का शासन था? हर्यक वंश। बौद्ध साहित्यों के अनुसार वही प्रमाणिक है। किस शासक को काशी दहेज में प्राप्त हुआ था? बिंबिसार के समय में कौशल देश की रानी महाकौशला से विवाह हुआ था, दहेज में इनको काशी मिला था। कुनीक किसका उपनाम हुआ? किसका उपनाम था? अजातशत्रु का उपनाम था। सैन्य किसे कहते थे? बिंबिसार अस्थायी भर्ती करने के लिए सैनिकों की, इनको सैन्य उपनाम से जाना जाता था। ठीक है, पहले के राजाओं को उपाधियां वगैरह दी जाती थी, और उपाधियां कुछ राजाओं की बहुत ज़रूरी हैं, जिनको याद करना पड़ता है, जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। बुद्ध की मृत्यु के समय मगध का राजा कौन था? तो अजातशत्रु थे। बुद्ध के मित्र जो थे वो बिंबिसार थे, लेकिन बुद्ध की जब मृत्यु हुई उस समय अजातशत्रु थे। प्रथम बौद्ध सम्मेलन कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व अजातशत्रु के समय में राजगिरी में हुआ था। राजगिरी उन दिनों इनकी राजधानी हुआ करती थी। वज्जी संघ का विलय मगध में किस समय में हुआ था? तो अजातशत्रु के समय में हुआ था। इस वज्जी संघ के विलय में जो मुख्य युद्ध में बड़ी भूमिका थी वो थी मंत्री वत्सकार की, और 2 हथियारों जो अक्सर पूछा जाता है परीक्षा में, रथ मूसल, महाकंटक शिला। अवंती महाजनपद का विलय मगध में किसके समय में हुआ था? अवंती महाजनपद, जिससे कि एक समय मगध के काफ़ी अच्छे रिश्ते हुआ करते थे, नागवंश के संस्थापक शिशुनाग के समय में इनका विलय कर लिया गया। कहानी स्वरूप इसी समय राजधानी परिवर्तित करके वैशाली भी कर ली गई थी। फिलहाल सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का राजा कौन था? सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का राजा कौन था? घनानंद था। कुछ प्रश्न और हैं जो आपको पढ़ाते हैं। इतने ही क्वेश्चन फिलहाल हम लिख पा रहे थे, आगे के प्रश्न आपको अभी बताते हैं। प्रश्नों का क्या है, प्रश्न ढेर सारे कराए जा सकते हैं, लेकिन मुख्यतः ब्लैक बोर्ड पे या आपके सामने उन्हीं प्रश्नों को लिखेंगे जो कि परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। अब ये इनमें से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आपके प्रैक्टिस पे है। कहानी किसी भी इतिहास के किसी भी चैप्टर में कहानियाँ बस इसलिए बताई जाती हैं कि कहानियाँ तो एग्जाम में नहीं पूछी जाती हैं, तथ्य पूछे जाते हैं, और तथ्य को याद करने में कहानियाँ मदद करती हैं। ठीक है, तो आपको कुछ प्रश्न हम लिखाते हैं। ठीक है, प्रश्न, पितृहंता वंश के नाम से किस वंश को जानते थे? लिखिए आप, पितृहंता
वंश के नाम से किसे या किस वंश को जानते थे? पितृहंता वंश के नाम से किस वंश को जानते थे? आपको बताए थे कि हर्यक वंश जो था, हर्यक वंश के समय में जितने भी शासक बने थे वो अपने पहले के शासकों की हत्या करके शासन में आए थे, तो इसी कारण से उनको पितृहंता वंश के नाम से जानते थे। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? हर्यक वंश। ठीक है दोस्तों, प्रश्न आपको कराते हैं। कहते कि जिस समय मगध के बहुत अच्छे रिश्ते हुआ करते थे अवंती महाजनपद से, उस समय मगध का राजा कौन हुआ करता था? बिंबिसार हुआ करते थे। अब वो कौन से राजा थे जिनके समय में मगध से उनका राजवैद भेजा गया था? वो कौन से राजा थे? चंड प्रद्योत थे। प्रश्न आपको ऐसे ही करा देते हैं, ऐसे लिखने में ज़्यादा समय लग सकता है, तो सीधा प्रश्न, कुछ प्रश्न आपको लिखा देंगे जो छोटे हैं, कुछ प्रश्न आपको यहीं क्लैरिटी दे देते हैं। जैसे कि वो कौन से राजा थे अवंती महाजनपद के जिनके समय में मगध साम्राज्य के जो राजा थे उस समय बिंबिसार थे। बिंबिसार ने अपने राजवैद को भेजा था उनकी मदद के लिए, तो उस समय वहाँ के राजा थे चंड प्रद्योत। अब जो जिसको भेजा था, जो राजवैद था, उसका नाम था जीवक। अगला प्रश्न है काशी मुद्दे को लेकर किन दो महाजनपदों के बीच में संघर्ष हुआ था? काशी मुद्दा। ठीक है, काशी मुद्दा के बारे में आपको लिख देते हैं। काशी मुद्दे को लेकर संघर्ष। काशी मुद्दे को लेकर संघर्ष शुरू हुआ था बिंबिसार की हत्या के साथ। बिंबिसार की हत्या उनके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। बिंबिसार को काशी दहेज में मिला था, तो काशी मुद्दा तभी काशी मुद्दा बन गया जब बिंबिसार की हत्या हुई, अजातशत्रु उनकी हत्या करके राजा बना। तो इसको लेके मगध और कौशल में युद्ध हुआ करता था काशी मुद्दे को लेकर। तो किसके बीच में काशी मुद्दे को लेकर संघर्ष हुआ करता था? तो उत्तर आप लिखेंगे मगध और कौशल। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि प्रथम बौद्ध सम्मेलन, ये तो हो गया। मृत्यु के समय, बौद्ध की मृत्यु के समय मगध का राजा कौन था? आपको बताए थे कि अजातशत्रु थे। पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी किसने बनाया? ठीक है, राजधानियों का एक इतिहास है जो आपको बताए थे। आज एक बार फिर से इसको रिवाइज कर देंगे ताकि आपको मेमोराइज रहे, क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है राजधानियों के लेके इतिहास। और हर बार जब भी राजधानी बदली है तो उसके पीछे कभी कुछ कहानियाँ हैं जो आपको जानकारी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि कहानियाँ जानेंगे तो तथ्य याद रखने में आसानी रहेगी। चलिए, अगला प्रश्न है काकवर्ण किसे कहते थे? ठीक है दोस्तों, काकवर्ण। अब देखिए, याद करने का ट्रिक भी आपको बता देते हैं। अभी 2-3 कुछ प्रश्न आपके जहन में आए हैं तो आपको लगता है याद कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे कंटेंट आपका बढ़ता जाएगा, एक समय आएगा जब अगर आप इंटरलिंक्ड करके चीज़ों को याद नहीं करेंगे तो आप याद करने में आपको कठिनाई हो सकती है। इसलिए जहाँ तक प्रयास करिए कि कहानियों को ध्यान से सुनिए, कहानियाँ आपके जहन में रहेंगी तभी आप तथ्यों को याद रख पाएंगे, क्योंकि इंटरेस्टेड चीज़ें मानव प्रवृत्ति है, इंसानों को याद रहती हैं आसानी से। तो फिलहाल काकवर्ण किसे कहते थे? इसकी ये उपाधि थी काला शोक की। अब इसको याद करने के लिए कुछ ट्रिक बताते हैं, बाकी आप भी अपने से बना सकते हैं, कोई भी अपने से बना सकता है। काक मतलब होता है कौवा होता है, कौवा कैसा होता है? काला, तो काला शोक। ठीक है, काक मतलब कौवा और कौवा मतलब कौवा काला होता है, तो काला शोक। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है हमारे बीच में वैशाली, हाँ, दूसरा बौद्ध सम्मेलन। दूसरा बौद्ध सम्मेलन, ये सब चीज़ें आपको कल भी बताया, लेकिन प्रश्न के रूप में बताना इसलिए आवश्यक है ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाते हैं वो कहाँ से पूछे जाते हैं। तो दूसरा
जो बौद्ध सम्मेलन हुआ था वो कालाशोक के समय में हुआ था। कब हुआ था? 383 में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। और ये 383 ईसा पूर्व है, ठीक है। दूसरा बौद्ध सम्मेलन की बात हो गई। और तीसरा अगला क्वेश्चन है कि कलिंग पर आक्रमण करके जिनकी प्रतिमा मगध में कौन लेके आया था, ठीक है। कलिंग से जिन जैन धर्मों में देवता के नाम से जाने जाते हैं। जिन में कलिंग से जिन की मूर्ति मगध कौन लाया था? कलिंग से बुद्ध की जिन की मूर्ति कौन लेके आया था? तो आपको बताए थे महापद्मनंद। महापद्मनंद कौन थे? नंदवंश के संस्थापक थे, जिन्हें सर्व छत्रांतक नाम से जाना जाता था। एक राज्य की उपाधि थी उनकी, एक छत्र एक रार की उपाधि थी। और वो सर्व छत्रांतक उनको इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो मतलब क्षत्रियों का नाश करने के लिए ऐसे पर्पस से उनको जाना जाता था। उनको परशुराम का दूसरा अवतार भी बोला जाता था। फिलहाल कलिंग से जिनकी प्रतिमा वही लेके आए थे, तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे आपको? महापद्मनंद। महापद्मनंद थे, ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको बताया नहीं गया है, मतलब इसका कहीं जिक्र नहीं किया गया है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। ये डिफरेंट है थोड़ा सा। किसी भी चैप्टर से प्रश्न ढेर सारे होते हैं, लेकिन अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग लेवल का पूछा जाता है। तो फिलहाल ये आपका एक नॉर्मल लेवल है कहानियाँ याद करने के लिए, इतिहास की समझ विकसित करने के लिए। ये लेवल बहुत अच्छा है। अग्रमीज किसे कहते थे? ये क्वेश्चन आपको अभी तक बताया नहीं गया है, ठीक है दोस्तों। अग्रमीज कहते थे घनानंद को। जिसके पीछे कोई कहानी होगी वो आपको हम बताएंगे, अगर कोई कहानी नहीं है तो सीधे उसका उत्तर आपको बता देंगे। अगला प्रश्न है, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का राजा कौन था? ये आपको बताया है, घनानंद है। सबसे पहला विदेशी आक्रमण, सबसे पहला विदेशी आक्रमण किसका था? तो ईरानियों का था। आपको बताए थे। शासक कौन था? दारावायहु प्रथम, या इसी को कहते थे डेरियस प्रथम, ठीक है, या दारा प्रथम, 3 नाम से जानते थे, अलग अलग कुछ भी। अब इतना आपको नहीं होगा कि सरदारा या मतलब उसमें एडिट करके आपको नहीं पूछेगा। आप इतना तीनों याद कर लेंगे, इसी में से इनफ हो जाएगा। ईरानियों ने पहला आक्रमण किया था। जो सिकंदर था वो यूनानी वंश का शासक था। ईरानियों ने आक्रमण किया था। इसमें आपको रिवाइज भी कर देते हैं कहानी बताते बताते बीच में। इसके तहत का क्या था कि उसने आक्रमण किया था, सिंध प्रांत को जीता था, विलय किया था, उसको अपना 20वां प्रांत बना लिया था, ठीक है। उस समय काल में खरोष्ठी लिपि का प्रचलन हुआ करता था पश्चिमोत्तर भारत में। खरोष्ठी लिपि के अंतर्गत ही अभिलेखों का आगमन हुआ भारत में। अभिलेखों का मतलब अशोक के अभिलेखों के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा, जिनमें कोई एक प्रकार का मैसेज जो भी हो जनता तक या अन्य राजाओं तक जो भी हो समाज में, उसको विस्तार करने के लिए अभिलेखों पे लिपिबद्ध कर दिया जाता था, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, किन अभिलेखों से ईरानी आक्रमण की जानकारी मिलती है? देखिए, ये आपका मिटा देते हैं, उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। देखिए, प्रश्न तो आपको चाहते तो कभी और करा सकते थे, लेकिन चैप्टर के जस्ट बाद किसी भी उसी अध्याय के प्रश्नों को सॉल्व करना, उसको ये मेमोराइज करा देता है। तो ये काफ़ी हद तक अच्छा होगा। बोरिंग लग सकता है लेकिन है नहीं, ये आप धीरे धीरे समझेंगे। ये पढ़ने का एक पैटर्न होता है।
और आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या समस्याएं हैं। अगर कुछ आपको लगता है कि कुछ अपडेट करने की आवश्यकता है, पढ़ाने का तरीका या कंटेंट जो भी, फिलहाल समझ विकसित करने के लिए इतिहास की ये चीज़ें काफ़ी पर्याप्त हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपको बताते हैं। हाँ, किन अभिलेखों से ईरानी आक्रमण की जानकारी मिलती है? वो कौन से अभिलेख थे जिससे ईरानी आक्रमण की जानकारी मिलती है? तो इसका उत्तर है, देखिए, पारसी पोलिस। ठीक है, कुछ मिस्टेक हो सकते हैं शाब्दिक, लेकिन पारसी पोलिस इतना नॉर्मल अंतर, इतने से आप समझ सकते हैं, परीक्षा में छाट सकते हैं। और दूसरा है नक्शे रुस्तम। इन अभिलेखों से ईरानी आक्रमण की जानकारी मिलती है। तो वो कौन से अभिलेख थे जिनसे ईरानी आक्रमण की जानकारी मिलती है? तो पारसी पोलिस है और नक्शे रुस्तम है। ठीक है, हाँ सॉरी, ईरानी वंश, ईरानियों की तरफ से जो आक्रमण हुआ था, जो राजा ने आक्रमण किया था, वो किस वंश का था? ठीक है, ईरानियों के किस वंश के राजा ने आक्रमण किया था? कल शायद ये कंटेंट आपको बताना मिस हो गया था, फिलहाल आज इसको इसीलिए प्रश्न उत्तरी है, हखमनी वंश। ओके, इसको मिटा देते हैं, सही से लिख देते हैं। हखमनी वंश के राजा थे डेरियस दारावायहु या दारा प्रथम। अगला प्रश्न है कि भारत पर आक्रमण करने वाले दूसरे विदेशी कौन थे? तो भारत पर आक्रमण करने वाले दूसरे विदेशी थे यूनानी। यूनानियों की तरफ से आक्रमण किया था किसने? सिकंदर ने। और एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न इस चैप्टर से, हाइडेस्फीज का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? हाइडेस्फीज का युद्ध मध्य हुआ था। तो हाइडेस्फीज का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? ये हुआ था सिकंदर और पोरस, पुरु के नाम से भी जानते थे इनको, पुरु। इसको हाइडेस्फीज के युद्ध के नाम से जानते थे। और किस नदी के किनारे हुआ था? झेलम नदी के किनारे। अगला प्रश्न, नहीं बस अभी इतने ही प्रश्न हैं, और भी प्रश्न हो सकते हैं। आपको राजधानी वाली चीज़ें एक बार के लिए रिपीट कर देते हैं, राजधानियों वाला क्या था। ये सारे प्रश्न, जितने भी इसमें प्रश्न हम मेंशन किए हैं, ये वो प्रश्न है जो मोस्टली पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। ऐसा नहीं है कि इस चैप्टर से और प्रश्न नहीं बन सकते हैं, ज़रूर बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते हैं। बहुत सारे प्रश्न हैं जो इससे बना सकते हैं। जैसे पूछ सकते हैं कि नंदवंश का आखिरी शासक कौन था, या नागवंश का आखिरी शासक कौन था, या हर्यक वंश का आखिरी शासक कौन था। तो हर्यक वंश का आखिरी शासक कौन था, आप लोगों को याद होगा, उम्मीद है। हर्यक वंश का आखिरी शासक बताइए, हर्यक वंश का आखिरी शासक कौन था? दशक या नागदशक। ठीक है, और नागवंश का आखिरी शासक कौन था? नंदीवर्धन। ठीक है, हाँ। तो राजधानी वाला किस्सा आपको एक बार बता देते हैं कि सबसे पहले राजधानी क्या थी? राजगृह थी। ठीक है दोस्तों, फिर थी पाटलिपुत्र, फिर हो गई वैशाली,
फिर हो गई पाटली पुत्र। ठीक है, राजगृह से पाटलिपुत्र किसने किया? उदयन। ठीक, पाटलिपुत्र से वैशाली किसने किया? शिशुनाग। ठीक है, वैशाली से पाटलिपुत्र किसने किया? कालाशोक। आप सोच रहे होंगे कि ये राजधानी वाली बातें आपको बार बार बता रहे हैं, ये परीक्षा में पूछा जाता है और अभी तो ठीक लग रहा है, अभी तो याद हो जाएगा क्योंकि तुरंत पढ़ाया जा रहा है, लेकिन कुछ समय बाद आपको ये याद करने में कठिनाई होने लगेगी। ठीक है, राजगृह से गया पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र से गया वैशाली। वैशाली जाने का कारण था कि इनको नियंत्रण करना था अवंती महाजनपद पर, इनको शिशुनाग को, तो ये वैशाली में राजधानी ले गए ताकि नियंत्रण करने में आसानी हो। वहाँ पे बगावत के सुर आ रहे थे और उसके बाद वैशाली से पाटलिपुत्र कालाशोक ने कर लिया। ठीक है, और कोई टॉपिक आपका जो मिस हो रहा हो? चलिए, ये मगध साम्राज्य वाला टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप लोगों के जहन में तो आ ही गई होगी, मगध साम्राज्यवाद क्या था। मगध साम्राज्यवाद बस एक शुरुआत थी और ये न्यू आगे आपको इसका असर पूरा का पूरा दिखेगा चंद्रगुप्त मौर्य के वंशों में। ठीक है, इसके बाद का जो चैप्टर हम आप लोगों को बताएंगे वो है धार्मिक या बौद्धिक अशांति का काल। क्यों कहते थे उससे धार्मिक या बौद्धिक अशांति का काल? मोस्टली इस चैप्टर को धार्मिक अशांति का काल के नाम से जानते थे। क्यों, हुआ क्या था कि लगभग उस समय के आते आते उत्तर वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल के ख़त्म होते होते लगभग ब्राह्मणवादी वर्चस्व अपने चरम पे जा चुका था। वो अपने आप को ईश्वर और जनता के बीच का माध्यम, ईश्वर और जनता के बीच का वो माध्यम अपने आप को घोषित कर चुके थे। सीधा सीधे नहीं, लेकिन हाँ, उनके पूरे का पूरा ये हो गया था कि वो इकलौते माध्यम थे जिससे मनुष्य ईश्वर की प्राप्ति कर सकते थे। तो जिससे सारे धर्मों के बीच में, सारे जितनी भी जातियाँ थी, अब उनके बीच में मतभेद शुरू हुआ। इसमें मैं एकदम अपने विचार नहीं देना चाहता क्योंकि ये बात परीक्षा की है, ज़रूरत भी नहीं है अपने विचारों की, हमको परीक्षा से मतलब है, परीक्षा के कंटेंटों पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि और भी संप्रदाय के लोग थे। ये जो बातें बता रहे हैं इससे कोई लेना देना नहीं है परीक्षा का, लेकिन हाँ, ये कहानियाँ हैं जो आपको तथ्य याद करने में मदद करेंगी। कैसे याद करेंगे आप बाद में कि वो धार्मिक अशांति का काल था और क्यों था धार्मिक अशांति का काल, उसके जो परिणाम उभर के आएंगे वो आपको बताएंगे कि ये धार्मिक अशांति का काल था। और ये जो कहानियाँ हैं ये आपको आधार बनाएंगी कि आप याद करने में आपको मदद मिलेगी वो धार्मिक अशांति का काल था कि नहीं था। ठीक है, तो बताते हैं ब्राह्मणवादी वर्चस्व अपने चरम पे जा चुका था। ब्राह्मण अपने आप को ईश्वर और मनुष्य के बीच का माध्यम घोषित कर चुके थे। उस समय अन्य संप्रदायों ने इसका विरोध करना चाहा, लेकिन ना कर पाने की वजह से जो भी था धीरे धीरे विद्रोह का रूप लेने लगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 में डिवाइड किया गया था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार ये देखने को मिला था, जैसा कि आपको बताया गया रहा होगा। फिलहाल छोड़िए ये आपको कहानी बताते हैं। उसमें क्या हुआ कि जो क्षत्रिय थे वो कहते थे कि हम राजपाट संभालते हैं, पूरी की पूरी जिम्मेदारी शासन की हम देखते हैं, तो हमें उतना अहमियत नहीं दिया जाता है जितना ब्राह्मणों को दिया जाता है। वैसे कहते थे कि सबसे ज़्यादा टैक्स हम पे करते हैं, व्यापार में या हर जगह जो भी था वैसे का अपना उन्हीं का था, वो पूरा का पूरा मोस्टली टैक्स वही पे करते थे। तो वैश्यों के बीच में ये आ गया कि हमको अहमियत क्यों नहीं दी जाती है, सबसे ज़्यादा अहमियत ब्राह्मणों को ही दी जा रही है, या ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय को दी जा रही है, उसके बाद वैश्य को दी जा रही है, और चौथे नंबर पर है क्षुद्रों के साथ तो उनका क्या था, उनको मतलब उनके लिए पुनर्जन्म की व्यवस्था नहीं थी, उपनयन संस्कार के अंतर्गत उनको रखा भी नहीं जाता था। उनके साथ इतना ज़्यादा दोहन हो गया था तीनों संप्रदायों का, उनमें सबसे ज़्यादा शूद्र का, इसीलिए तीनों संप्रदायों में धीरे धीरे उबाल होने लगा और सबसे खस्ता जो स्थिति थी वो थी शूद्रों की। लेकिन उसके बाद पहले क्या था कि बस केवल ब्राह्मण ही थे जो वेदों का अध्ययन कर सकते थे, एक नियम सा बन गया था। उसके बाद 2 लोग उठे, 2 क्षत्रिय थे, विश्वामित्र, राजा जनक। जैसा कि हम कहानी हम जानते हैं, विश्वामित्र और राजा क्षत्रिय वो थे, राजा जनक वो थे जो सीता के पिता थे, राजा जनक, जैसा कि हमने रामायण में देखा। राजा जनक और विश्वामित्र ये 2 लोग उठे और इन्होंने वेदों का अध्ययन किया और तत्पश्चात
तमाम ऐसी रचनाएं लाए जिसके अंतर्गत ये बताया गया कि कोई भी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, और जो भी हो, जो भी चाहे वो वेदों का अध्ययन कर सकता है। और वेदों के अध्ययन के मार्ग से वो मतलब के माध्यम से वो पुनर्जन्म उसका संभावित हो सकता है, या उसके कर्म अच्छे हो सकते हैं। उसको कर्म अच्छा करना पड़ेगा उसको जीवन स्वर्ग में जाने के लिए। ढेर सारी बातें थी, ये कहानियाँ थी। इनसे क्या हुआ कि जातियों के बीच में मतभेद हुआ और फलस्वरूप वो काल काफ़ी अशांति का काल था। धार्मिक अशांति का काल इसलिए कहा गया है क्योंकि नए नए धर्मों का उदय हुआ उसी समय काल में, और नए धर्मों के उदय के साथ ही एक जो धर्म इतने लंबे समय से चला आ रहा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जातियों का जो धर्म था उसमें फूट पड़ी। तो यही था, यही कल इसके बारे में कल हम आप लोगों से चर्चा करेंगे और कल बताएंगे इससे जुड़े कुछ रुचिकर तथ्य जो आप लोगों को कहानियाँ याद करने में वो कहानियाँ जो आपको तथ्य याद करने में मदद करेंगी। और आज की जो क्लास थी प्रश्न उत्तरी की, वो उतनी ही अहमियत रखती है जितना कि इसके पहले की 2 क्लासेज। समय ज़्यादा लगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कंटेंट अच्छा मिलना चाहिए। और हमारा भी यही प्रयास है, जैसे जैसे वो चीज़ें अगर हम पढ़े हैं किसी चीज़ को बारंबार, तो जो पढ़े हैं बारंबार हम जानते हैं कि किसी चीज़ को कितने सटीक तरीके से और कितने आसान तरीके से उसको याद किया जा सकता है। तो वो तरीका हम यहाँ पे लागू कर रहे हैं, जिन तरीक़ों से हमने ये समझा है कि जल्दी से जल्दी याद कर सकते हैं। तो ठीक है, कल फिर मिलते हैं। कल आपसे चर्चा करेंगे धार्मिक अशांति का काल, और ढेर सारी कहानियों के साथ, और कुछ ऐसे तथ्य जो परीक्षा में पूछे जाएंगे जो आपको इतिहास की समझ विकसित करने में बहुत हद तक मदद करेंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।